जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के इस सीरीज को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, तो क्लास 8 का हिस्ट्री है, चैप्टर 6। इसका नाम है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है दोस्तों, 1 से 5 तक हम लोग जो है विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट बना के दे दिया गया है, तो आप उसको विजिट कीजिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आज हमारा बेसिक है कॉन्सेप्ट, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या बोलेगा इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसके जो है प्रश्न और जो है उसके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह एक चित्र है दोस्तों, ठीक है, यहाँ जो आपको दिखा रहा है यह एक चित्र है। तो यह किस चीज का चित्र है? तो ये जो है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जो है जहाज का चित्र है। ठीक है, 17वीं जो शताब्दी है उसमें सूरत जो बंदरगाह है उस पर जो है व्यापारिक जहाज का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। ठीक है, तो सूरत जो बंदरगाह था ये हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व जो है गिरने लगा। तो चलिए पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं, फिर से बात देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। ठीक है दोस्तों, 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन जो है दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। दोस्तों आप जो है चैप्टर 2 को एक बार देख लीजिएगा फिर से, इसमें आपको हम बहुत डिटेल में समझा दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो है जैसे यहाँ आती है और किस तरह से व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ अपना शासन जो है वो अपना प्रभुत्व जो है उसको शासन के माध्यम से जमाती है। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। दोस्तों यहाँ अगर यदि किसी चीज का दाम 1 रुपया है तो ब्रिटेन में इसका दाम जो है 60 रुपया हो जाता था, मतलब 60 गुना हो गया। किसी का दाम जो है 50 हो गया, किसी का दाम 150 हो गया, किसी का 160 हो गया। इस तरह से वहाँ जो है वैल्यू था भारत के समान हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। ठीक है, ब्रिटेन से जो माल जो तैयार होते थे वो भी भारत के बाजार में आने लगे, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान लगेंगे तो उसको बना के फिर यहाँ भी तो लाते थे। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े तो प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है, अगला पॉइंट है जो है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। ठीक है, तो आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालते हैं।
बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत जो है पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मजेदार है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक चित्र दिख रहा है, तो ये है पोटाला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। तो पटाला जो है पुतला है, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा चली थी। आगे देखते हैं। अगला है शब्दों में इतिहास छिपा है। ठीक है, तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। ठीक है, तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा जो है सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट कालीकट में डेरा डाला। वहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी लेते गए। ठीक है, कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों जब प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था खोज करने के लिए, जब यहाँ से मसाला लेकर गया तो कोई सूती कपड़े भी ले गए। तो इसी तरह से इसका जो है हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। तो ये है चित्र 3, यही है दोस्तों। चित्र 2, हाँ चित्र 3 यही है, देखिए यहाँ लिखा भी है चित्र 3 ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ों की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ये ऑर्डर का एक चित्र है दोस्तों। ठीक है, बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंड, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का छिंट शब्द जो कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद के महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। भारत के कपड़े इतना प्रचलित थे, इतना मतलब अच्छे थे दोस्तों, वहाँ की महारानी भी जो है इस कपड़े को पहनती थी। ठीक है दोस्तों,
बांडना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। या हिंदी के बांधना शब्द आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक चित्र दिख रहा है दोस्तों, तो ये जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावट चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरह चित्र दिखाई दे रहा है। तो बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। जो चित्र दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जामदानी बुनाई का चित्र है। यहाँ भी एक चित्र दिख रहा है दोस्तों, तो ये मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़ों पर छपाई यानी छींट की 19वीं सदी के मध्य में। तो ईरान और यूरोप को निर्यात देने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण था। तो यह भी एक छींट का चित्र है दोस्तों। तो हम लोग कहाँ तक थे कि यह शब्द हिंदी को बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर इत्यादि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। ठीक है, यह भी एक डिजाइन है दोस्तों। तो बांधना डिजाइन इसे कहते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में तो कपड़े के मध्य से गुजरती लकीरों को देखें तो क्या आप जानते हैं, दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए टाई एंड डाई जो है रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। ठीक है, तो बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः गुजरात और राजस्थान में बनाए जाते थे। तो यह भी एक चित्र है दोस्तों। अगला हमारा जो पॉइंट है हेडिंग के साथ वो है यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। तो हम लोग इसको देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता और बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। ठीक है, उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। ठीक है, भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार कर दिया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। दोस्तों, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। तो यह जो है दोस्तों काम को आसान करने के लिए बनाया गया था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अध्याय 2 इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़े खरीदने लगी। पहले यहाँ दोस्तों कपड़ा लेता था तो उसके बदले सोने चांदी देता था। ठीक है, लेकिन जब
जो है बंगाल पर जब इसका अपना उत्तराधिकार यानी अधिकार जब उसको जमा लिया राजनीतिक सत्ता के लिए, तो सीधा सीधी बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग कोई एक भी रुपया बाहर से नहीं लाएंगे, भारत की वस्तुओं को भारत के ही राजस्व से खरीदेंगे और इसको बाहर में सप्लाई करेंगे। दोस्तों कितना क्रूर था और कितना मानसिकता मतलब शोषण के विरुद्ध धीरे धीरे इसका फैला, क्या आपको मतलब समझ में अजीब आएगा। चित्र 7 बोल रहा है दोस्तों, वो ये ही चित्र 7 है। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 18वीं शताब्दी में। तो जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ किलेबंद को देखिए। तो ये है दोस्तों इसका जो चित्र के बारे में जिक्र कर रहा है यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य मुख्य केंद्र कहाँ थे, कहाँ थे दोस्तों? यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं सब में थे। जैसे लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, सरहिंद, समाना, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, सिरोंज हो गया, पत्तन, गुजरात, जितना भी ये मैप में आपको जितने जितने चित्र दिख रहे हैं जगह के, वो सब में जो है बुनाई के केंद्र थे। ठीक है, तो स्टार वाला सफ़ेद है, ये वाला चेक और धारीदार, सिंध जरी, ये वाला है जो है सिल्क का। तो चित्र 8 बुनाई केंद्र 1500 से 1750। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू हो रही थी। ठीक है, पूर्वी बंगाल यानी अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप इस नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक अलग ही समूह दिखाई पड़ता है। तो पश्चिमी तट पर मुख्य केंद्र बनाए गए गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये है चित्र दोस्तों, मैप में आपको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला हेडिंग के साथ, बुनकर कौन थे? ठीक है, तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों को ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे के चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पी नगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और इससे जुड़ी व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटियां चलती थी। यह एक चित्र है दोस्तों, चित्र 9। ठीक है, बंगाल का तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलिवेंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। तो इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस गड्ढे वाले का क्या काम है? तो दोस्तों ये जो है किस तरह से देखिए काम किया जा रहा है। ठीक है, अगला है भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, क्या पहला पॉइंट, तो अब जो है भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। ठीक है, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े के 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के
परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया गया था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर ही पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। औरंग क्या है तो फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है। यहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है। श्रोतवन, हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि औरंग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं, कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड पर हम पर कृपा नहीं करते हैं, तो हमें कपड़ों का ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है। तो औरंग यही है, कपड़े को गोडाउन में रखने के लिए। उसके बाद एक और स्रोत मिला है दोस्तों, स्रोत 2। इसमें लिखा गया है कृपया इसे अखबार में प्रकाशित करें। तो 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह से बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं एक पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे आप अपने प्रकाशित करें। ठीक है, पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूख मरने की हालत में पहुंचे तो भगवान ने मुझे जिंदा रखने के लिए एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह से खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगी। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की अब बीती। ठीक है, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाली थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पलट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी, भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती थी, जो लाखों ग्रामीण महिलाओं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रहे थे। वे बेरोजगार हो गए। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ ही जो किस्में हैं मशीन पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाली कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग होती थी। ठीक है, काफ़ी मांग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। अपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र सुना होगा। यह शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के एक नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक से बनती चली गई। चरखा भारत का पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
तिरंगे झंडे के बीच होने वाली पट्टी में जगह दी गई है। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश के बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई यानी अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुल गए नए कारखानों में नौकरी मिल गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है सूती कपड़ों मिलों का उदय। ठीक है, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली जो है सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था। यहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। यह एक चित्र है दोस्तों। तो चित्र 10, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। कताई में ज्यादा महिलाएं होती थी और बुनकर विभाग में पुरुष होते थे। यह देखिए, महिलाएं जो है कताई का काम कर रही है। अभी हमको आगे में एक शब्द मिलेगा प्रगलगनते हुए, देख लेते हैं। तो चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीजों को पिघलाने के लिए प्रक्रिया में इससे कोई चीज जो है नहीं बना सके, इसका जिक्र हमें मिलेगा दोस्तों। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। ठीक है, उनमें से बहुत सारी जो मिलें थी पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। यह एक चित्र है दोस्तों। तो टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। ठीक है, तो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू जो है दोस्तों, यहाँ तक हम वस्त्र के बारे में, कपड़े के बारे में जाने की। ठीक है, तो अब हम लोग लौह में प्रवेश कर चुके हैं। तो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धारी इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तरह में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन
ये बेहद सूक्ष्म सूक्ष्म कणों में जो है उससे पैदा होती थी। यह चित्र 11 दोस्तों 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिन्हें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ में निचले हिस्से की तरफ है। देखिए दोस्तों, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 की मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलगन भट्टियों की में वुड स्टील किस तरह से बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे की काठ कोयले के साथ मिलकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द रुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों में काफी जो है उसको आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिकों और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में अपनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ कि यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात से ले लिया गया। गांवों की उजड़ी भट्टियां वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखाना में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए गए थे। ज़्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलगन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा जो है फेंकने का अंतर था धोकनी, ठीक है, फेंकती रहती थी। यह देखिए दोस्तों 2 चित्र है, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रगलगन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां जो है ठंडी पड़ चुकी थी, ठीक है, और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों? तो इसकी एक वजह जो है वो थी वन कानून, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। आप औपनिवेशिक सरकार से आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोहा बनाने वालों को कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक वह केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के लिए दूसरे संसाधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार इत्यादि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी आ गई थी। तो अगला हेडिंग है हमारा, भारत में लोहा व इस्पात कारखाने का उदय। धातु को गलाने के लिए से पैदा होने वाला कचरा। तो ये दोस्तों बात है साल 1904 की। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक
लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा दिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंची। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी थी। राजहारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी कि यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, ठीक है, मदद दी, जहां बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुबर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध थी। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग रही थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 से पहले विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे इसको पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोल और रेलगाड़ियों की पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाली 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब ब्रिटेन में ब्रिटिश आयात गिरने लगे और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव विश्व युद्ध के दौरान और इसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बहुत सारे चित्र हैं जिसमें कारखाने में जो है स्टील और लौह का काम चलता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए इसके सवाल को हम अगली वीडियो में लाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझने में परेशानी बहुत कम हुई हो। इसको हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके प्रश्न उत्तर को लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।